पहले का जो है ना 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ते हैं, बताइएगा। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, बताइए क्या होगा। एबेस्टस के कारण होता है, एबेस्टस के कारण। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, एबेस्टस के कारण होता है। फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर एबेस्टस के कारण होता है। एबेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो रिश्तेदार तथा अदहनीय होते हैं। बोल रहा है एबेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो रिश्तेदार तथा अदहनीय होते हैं। इसके रेशे क्या होते हैं, एबेस्टस के चमकदार होते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है उष्मीय उद्योग में काम करने हेतु एवेस्टस का वस्त्र पहनना चाहिए। बताइएगा, उष्मीय उद्योग में काम करने हेतु किसका वस्त्र पहनना चाहिए, तो क्या होगा, एवेस्टस का वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, उष्मीय उद्योग में काम करने के लिए एवेस्टस का वस्त्र पहनना चाहिए। एवेस्टस धूल का कण द्वारा एवेस्टोसिस नामक रोग होता है। एवेस्टस धूल कण द्वारा जो है कौन सा नामक रोग होता है, तो एवेस्टोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है सिलिका के धूल कण द्वारा सिलिकोसिस नामक रोग होता है। बताइए सिलिका के धूल कण के द्वारा कौन सा नामक रोग, कौन सा रोग होता है। हाँ, सिलिका के धूल के कण के द्वारा जो है ना सिलिकोसिस, एवेस्टस धूल के कण के द्वारा एवेस्टोसिस होता है। एवेस्टोसिस और सिलिका के धूल कण द्वारा सिलिकोसिस होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 52 है कि संसद की प्राक्कलन समिति है कैसी है, बताइए। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी है, तो अस्थाई, अस्थाई। ठीक है, संसद की प्राक्कलन समिति अस्थाई समिति है। प्राक्कलन समिति के बारे में बोल रहा है, एस्टीमेट्स कमेटी। बोल रहा है इस समिति का गठन, प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था, 1950 में ईस्वी में जॉन मथाई जो वित्त मंत्री की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो देखिए प्राक्कलन समिति का गठन कब और किसके सिफारिशों के आधार पर किया गया था। प्राक्कलन समिति का गठन जो था जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर किया गया था 1950 ईस्वी में। हाँ, तो याद रखिए प्राक्कलन समिति की जो स्थापना था ना, गठन था 1950 ईस्वी में जॉन मथाई वित्त मंत्री की सिफारिशों के आधार पे किया गया। तो उसमें वित्त मंत्री थे। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, किंतु 1956 ईस्वी में इनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। तो इसका जो गठन किया गया था ना प्राक्कलन समिति को 1950 में, तो उसमें मूलतः कितने सदस्य थे, तो 25 था। लेकिन किंतु 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया, 30 कर दिया गया। यह अस्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति भी है। आगे बोल रहा है प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा द्वारा क्या होते हैं, प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संख्या में मत पत्ती द्वारा लोकसभा के। बोल रहा है कि प्राक्कलन समिति है तो सभी सदस्य जो है ना लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्या पत्ती द्वारा क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है इस समिति का अध्यक्ष चुने हुए सदस्यों में लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य है तो वह स्वयं ही समिति का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। यदि प्रतिवर्ष गठित होने वाला समिति है, यह क्या है, प्रतिवर्ष गठित होने वाला समिति कौन सा है, प्राक्कलन समिति। और इसमें निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित कार्य क्या है, तो वार्षिक अनुदानों की जाँच करना ये प्राक्कलन समिति का कार्य है। अतिरिक्त अनुदानों का चर्चा करना ये प्राक्कलन समिति का काम है। और आगे बोल रहा है खर्च कम करने के लिए प्रशासन में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक नीति तैयार करना, ये भी प्राक्कलन समिति का काम है। और संसद में अनुदान की मांग सिफारिश करना ये प्राक्कलन समिति का ही काम है। और प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य प्रशासन को क्या करता होता है, मितव्यता संबंधी सुझाव देना होता है। प्राक्कलन समिति का जो मुख्य कार्य है प्रशासन में मितव्यता संबंधी सुझाव देना है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा क्या होता है, सत्ता पक्ष में होता है, सत्ता पक्ष से होता है। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है हमेशा सत्ता पक्ष से होता है। अब प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं, किस समिति को, लोकलेखा समिति को कहते हैं, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोकलेखा समिति को कहते हैं। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गिरीश बापट हैं। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गिरीश बापट हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है, बताइएगा कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। इसमें गलत कथन कौन सा है वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग द्वारा दी गई राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी होती गलत। हाँ, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती, ये गलत है। इसमें सही क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई, बिल्कुल सही, 280 में। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, सही है। और संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि इसका वित्त आयोग की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, कथन गलत है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग जो है ना एक संवैधानिक निकाय है, इसका जो गठन है ना 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है
और 4 अन्य सदस्य होता है। आगे बोल रहा है वित्त आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों का आवंटन का व वितरण करना होता है। तो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य क्या है, तो संघ व राज्यों के बीच करों का आवंटन व वितरण करना होता है। आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या करते हैं, रखवाते हैं। तो आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या करते हैं, रखवाते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। इस सिफारिश को मानना या ना मानना सरकार की इच्छा शक्ति पे क्या करता है, निर्भर करता है। और आगे बोल रहा है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो 1951 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। तो प्रथम वित्त आयोग का जो गठन था ना 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। अब वर्तमान में 15वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन कौन, नंदकिशोर यादव, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग कौन है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है ना। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कौन है, तो नंदकिशोर यादव, जो इनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 तो रीजनिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। 55 नंबर भी रीजनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 भी रीजनिंग है। ये जो क्वेश्चन है ना मेंस का क्वेश्चन, इसलिए मैथ रीजनिंग दिया है अच्छा तरीके से, ठीक है ना। तो 56 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। और ये भी देखिए 57 भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, इकलौती मतलब ना मोहन की माता खुदे है, ठीक है ना। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो नवीन का मोहन से क्या संबंध होगा। तो माता है ना, माता जो है इकलौती माता है, इकलौती पुत्री है ना, तो माता ही इकलौती पुत्री। इकलौती जब भी बात करें ना तो खुद का ही होता है। जैसे आपका बोलेगा ना आप इकलौती पुत्री है, तो आपका ही बात कहीं और होगा, इकलौती मतलब होता है। तो इसका जो माता है नवीन की माता है ये, और माता का जो भाई है ना ये नवीन है। तो इसका क्या है, माता जो है ना मोहन का माता है ये। इसमें क्या है, नवीन जो है मोहन का क्या पूछ रहा था इसमें क्वेश्चन, कि तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। तो नवीन का मोहन से क्या संबंध है, मोहन का मामा होगा, वही बैठाना था। ये भी देखिए क्या 58 नंबर क्वेश्चन ही बोल रहा है। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं तरफ मुड़ता है, और तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर 20 किलोमीटर चलता है, तब उसकी दिशा में कौन सी होगी। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। और ये भी देखिए इसमें बना के दिखाया ही है, जैसे जैसे जा रहा है ना, देखिए बस याद रखिएगा ना कि इसमें दिशा बस याद रखना। मत सर पे होता है उत्तर और पैर में होता है दक्षिण। अपना जो हाथ होता है ना राइट हैंड, वो होता है पूरब, और बामा जो हाथ होता है ना वो पश्चिम होता है। बस दिशा याद रखिएगा, दिशा के अनुकरण बैठा देना है पॉइंट लेकर के। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और दाहिना हाथ होता है पूरब और बामा हाथ होता है पश्चिम। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में क्वेश्चन रहेगा ही। आइए देखिए 59 नंबर भी क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है। निम्न विकल्पों में से एक चयन कीजिए, श्रेणी क्रम को पूरा कीजिए। ये भी क्वेश्चन ही रीजनिंग का ही है। ये भी 60 नंबर रीजनिंग का ही क्वेश्चन। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 11:40 हो दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। इसमें क्या होता है ना, यदि दर्पण की जब बात करें ना, तो आप 23:60 में घटा दीजिए, 23:60 में घटा दीजिए। देखिए घटाया हुआ है ना, 23:60 में घटाएंगे 11:40, तो जितना आएगा ना वो आंसर होगा। दर्पण के जैसे मतलब दर्पण में दिखा रहे हैं ना कि 11:40 बजा है, अब वास्तविक समय कितना होगा, तो वही बोल रहा है वास्तविक समय कितना होगा, तो वही दिखा रहा है। तो 23:40 में घटा देंगे तो जो 11 है ना 11:40 घटा देंगे तो 12:20 आएगा, वही है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। बोल रहा है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, किस अभिक्रिया में नहीं होता है। बोल रहा है निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो देखिए NO3- अब इसको अभिक्रिया किया है ना, किससे NO से किया है, इसमें अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। NO3 अभिक्रिया NO से रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का जो अपचयन होता है नहीं होता है, ठीक है। आगे बोला जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो वह ना क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो बस रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो यह क्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन कहलाती है।
ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ही उपचयन बोलते हैं। कल साइंस में पढ़ रहे थे ना, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ना उपचयन कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है, बताइए क्या होगा। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना होता है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है, तो ग्रीन हाउस गैसों का मात्रा कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस का मात्रा को कम करना होता है। क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC अस्तित्व में आया था। आगे बोला, जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन अर्थात कोप के तीसरे सत्र क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और यह 16 फरवरी 2005 को क्या हुआ, प्रभावी हुआ। तो बोल रहा है कि जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन अर्थात कोप के तीसरे सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और यह जो है ना 16 फरवरी 2005 को क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। आगे महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना। आगे बोल रहा है, स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में 1972 में हुआ था और इसे जो है ना पर्यावरण का महीना काटा की संज्ञा दी जाती है। किसको, स्टॉकहोम सम्मेलन को ना महीना काटा की, पर्यावरण का महीना काटा की संज्ञा दी जाती है। आगे बोल रहा है UNDP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, इसी में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है ना UNEP का स्थापना हुआ था और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का जो संकल्प पारित हुआ था ना, इसी सम्मेलन में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन में हुआ था 1972 में। आगे बोल रहा है मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में 2005 में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन विकसित देशों द्वारा वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वर्ष 1990 के स्तर तक लाने पर सहमति हुआ था। आगे बोला कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन के तहत औद्योगिक देशों में 2022 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 5.5 कम करना तय हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है ना औद्योगिक देशों को 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 5.5 कम करना तय हुआ था। आगे बोल रहा है, पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में पहला कठोर अंतर्राष्ट्रीय कदम 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण का सम्मेलन में उठाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो है ना पहला कठोर अंतर्राष्ट्रीय जो कदम था ना 1972 में स्टॉकहोम मतलब स्वीडन में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में उठाया गया था। आगे बोला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव 1987 में हेलसिंकी कनाडा सम्मेलन के अनुसार विकसित देशों को वर्ष 2000 ईस्वी तक, विकासशील देशों को 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को क्या करना, बंद करना था। तो ये बोल रहा है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव कब हुआ था, 1987 में हुआ था। हेलसिंकी कनाडा में हुए सम्मेलन के अनुसार विकसित देशों को बोलेगा तो 2000 ईस्वी तक तथा विकासशील देशों को 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को क्या करना था, बंद करना था। तो अगर विकसित देशों का बोलेगा 2000 और विकासशील देशों का बोलेगा 2010 तक क्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करना था। क्वेश्चन नंबर 63, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, कैसा होता है, हमेशा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड हमेशा सीधा होता है। किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में मिलता है। लिंडमान के अनुसार जो है ना प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में मिलता है। आगे बोल रहा, अतः ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है, तो सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और जैविक पदार्थों के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया को बायोडिग्रेशन कहते हैं। जैविक पदार्थों के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है, क्या होगा, हाँ बिल्लो का करते हैं। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है, तो बिल्लो का होता है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में बिल्लो पेड़ का काष्ठ का उपयोग होता है। बिल्लो की लकड़ी हल्की और मजबूत होती है। बिल्लो की जो लकड़ी होती है ना हल्की और मजबूत होती है। और बिल्लो का पेड़ जो है ना कश्मीर में पाया जाता है, याद रखिए। बिल्लो का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीर में।
इस लकड़ी से बना कोयला जो है ना बारूद का निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्लों का जो लकड़ी से बना जो कोयला होता है बारूद निर्माण में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। आगे बोल रहा है सेलिक्स अलवा। सेलिक्स अलवा बिल्लों की एक प्रजाति है, इसे व्हाइट बिल्लो भी कहा जाता है। व्हाइट बिल्लो किसको बोलेंगे, सेलिक्स अलवा को बोलते हैं, ठीक है। मेपल की लकड़ी का उपयोग वायलिन, ड्रम, गिटार और अन्य संगीत वाद्यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। तो बताइए कि किसका उपयोग जो है ना वायलिन, ड्रम, गिटार व अन्य संगीत वाद्यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, तो मेपल की लकड़ी पेपर को। की लकड़ी का उपयोग। हाँ, मेपल की लकड़ी का उपयोग वायलिन, ड्रम, गिटार व अन्य संगीत वाद्यंत्र बनाने में किया जाता है। आगे बोल रहा है बांस। बांस ग्रेमी कुल का पादप है। यह संसार का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला घास है। पूछेगा ना कि संसार का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला जो घास है ना वो कौन सा है, तो बांस है, जिसको बम्बू बोलते हैं। आगे है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है बताइए। निलंबो निसिफेरा है। ये क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन है 28/26/8/2012 का क्वेश्चन नंबर 41 रिलेटेड है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, निलंबो निसिफेरा है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प निलंबी निसिफेरा है। और राष्ट्रीय पुष्प बोलेगा तो कमल का वैज्ञानिक नाम ही निलंबो निसिफेरा, याद रखिएगा। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो निलंबो निसिफेरा है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या 26/8/2012 के क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं बताइए। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता जो है ना अरस्तु कहलाते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी के जनक भी बोलते हैं। मतलब जीव विज्ञान बायोलॉजी का पिता बोलेगा तो अरस्तु, और जूलॉजी के पिता बोलेगा तो अरस्तु ही है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आगे बोला वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का बात करेगा तो थियोफ्रेटस, बायोलॉजी का तो क्या होगा अरस्तु, जूलॉजी का अरस्तु, वनस्पति का बोटनी का बोलेगा थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस ने हिस्टोरिया प्लेटेनियम नामक पुस्तक लिखा था। तो थियोफ्रेटस ने जो हिस्टोरिया प्लेटर्नम नामक पुस्तक लिखा था। हिपोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, हिपोक्रेटस को। हाँ तो हिपोक्रेटस को ना चिकित्सा विज्ञान का जनक, अगर चिकित्सा विज्ञान का जनक बोलेगा तो हिपोक्रेटस, अगर वनस्पति विज्ञान का जनक बोलेगा थियोफ्रेटस, बायोलॉजी का तो अरस्तु और जूलॉजी का तो अरस्तु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 67, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है बताइए। इसका स्टार दिया हुआ देखिए, बोल रहा है कि सेब और काजू फल है। सेब और काजू फल है, इसमें स्टार कुछ और होगा, इसमें आंसर है। बोल रहा है वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है, जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। समानता इसे एक फल भित्ति तथा बीज विद्यमान होते हैं। ये कूट फल मतलब फॉल्स ट्रू मतलब असत्य फल कहलाते हैं। जैसे सेब, काजू, ये सब क्या असत्य फल है, ठीक है ना। तो बोल रहा है सेब और काजू, उनमें कौन सा कूट फल है, तो सेब और काजू कूट फल है। दिया होता है वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है, ठीक है, जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। समानता इसमें एक फल भित्ति तथा बीज विद्यमान होते हैं। एक कूट फल मतलब फॉल्स फ्रूट मतलब असत फल कहला, जैसे सेब और काजू क्या असत फल है। आगे बोल रहा है अंडाशय से निर्मित होने वाला फल को वास्तविक फल कहा जाता है। जो अंडाशय से जो निर्मित होता है ना उसको सत्य फल बोलते हैं, जो अंडाशय से निर्मित होता है। जैसे लौंग पौधे की बंद कलियां संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन है तो देखिए, पहला है सरल फल। सरल फल जिसमें कौन कौन आता है, अमरूद, केला आदि सरल फल में आता है। अब पुंज फल में कौन कौन आता है, पुंज फल में स्ट्रॉबेरी और रस भरी आता है। और संग्रथित फल में कौन आता है, कटहल और सहतूत आता है, ठीक है। तो इसमें 3 भाग में बटा गया ना, सरल फल, पुंज फल और संग्रथित फल। तो सरल फल में क्या था, तो अमरूद, केला था। पुंज फल में स्ट्रॉबेरी रस भरी था। और संग्रथित फल में कटहल और सहतूत था। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज और दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है ना कि कुछ फलों के निर्माण में ना बाह्य दलपुंज या कुछ बोल रहे हैं क्या, बोल रहा है ना कि कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों का अध्ययन असत फल कहलाता है, ठीक है। और जैसे सेब, कटहल, ये सब क्या असत फल है, फल एवं उसके खाने योग्य भाग है। बताइएगा कि सेब का कौन सा भाग खाते हैं, बताइए। सेब का जो है ना पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती का कौन खाते हैं, पुष्पासन। सेब और नाशपाती का ना पुष्पासन भाग खाया जाता है। आम का कौन सा भाग खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं ना। जिसका चत्ता निकाल के ऊपर फेंक देते हैं उसको मध्य फल भित्ति बोलते हैं। और अमरूद का क्या बोलेगा, अमरूद का तो फल भित्ति और बीजांडसन। हाँ, अमरूद का ना फल भित्ति और बीजांडसन खाते हैं। पपीता का कौन सा भाग खाते हैं, मध्य फल भित्ति।
पपीता का भी छिलका होता है, क्या करते हैं, फेंकते हैं निकाल के, उसके अंदर का चीज़ खाते हैं। तो पपीता का मत फल भित्ति। अंगूर का बोलेगा तो फल भित्ति और बीजांडसन। जिस फल को जो है ना बिना छीले खा जाते हैं उसको, उसका फल भित्ति खाया जाता है या बीजांडसन खाया जाता है। नारियल का बोलेगा तो भ्रूणपोष। और टमाटर का बोलेगा तो टमाटर का फल भित्ति और बीजांडसन। समझ में आया ना, जिसका मतलब धो के सिर्फ खा ली उसका फल भित्ति बोलेंगे, फल भित्ति खाया जाता है या बीजांडसन खाया जाता है, उसी को बीजांडसन बोलेंगे। और जिसका छिलका छील के खाएंगे ना उसको बोलेंगे क्या, मध फल भित्ति खाएंगे। और केला का बोलेगा तो मध एवं अंतः भित्ति। और गेहूं का बोले तो भ्रूणपोष या भ्रूण। हाँ, गेहूं का जो भाग होता है ना भ्रूणपोष या भ्रूण खाया जाता है। काजू का बोलेगा तो पुष्पवृंत या बीज बीज पत्र। और लीची का कौन सा भाग खाते हैं, लीची का एरील खाते हैं, एरील। और चना का कौन सा भाग खाते हैं, बीज पत्र या भ्रूण। हाँ, चना का बीज पत्र एवं भ्रूण। और मूंगफली का बोले तो बीज पत्र एवं भ्रूण। मूंगफली का भी बीज पत्र या भ्रूण, और चना का भी बीज पत्र या भ्रूण। सहतूत का बोलेगा तो रसीले परितल पुंज। हाँ, सहतूत का रसीले परितल पुंज। कटहल का बोले तो परितल पुंज व बीज। कटहल का परितल पुंज व बीज। अनानास का बोले तो परितल पुंज। अनानास का परितल पुंज। नारंगी का बोलेगा तो जूसी हेयर। हाँ, जूसी हेयर। आगे बोल रहा है कि फलों व उनके उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। फलों व उनके उत्पादन के अध्ययन को क्या क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। क्या है कीटभक्षी पादप का उदाहरण, जो है वो कीटभक्षी नेपेंथीज है। ठीक है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है, नेफेंथीज है, नेफेंथीज। नेपेंथीज कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादपों में पत्तियां घड़े के ये कब से पढ़ने लगे, ये वाला कब से पढ़ने लगे, क्या, ये सात संग्रह वो पढ़ नहीं रहे हैं उसका ना, वो बस वीडियो अपलोड किए थे। तो याद रखें, नेपेंथीज जो है ना कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप में पत्तियां घड़े के आकार के में रूपांतरित होकर पोषण में सहायता करती है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि घटपर्णी बीनस फ्लाई डेस्रोएरा डायनोनिया सैंथेनिया यूट्रिकुलेरिया एवं अन्य कीटभक्षी पादपों का उदाहरण है। तो घटपर्णी जो है ना, घटपर्णी बीनस फ्लाई ड्रोसेरा डायोनिया सेयथेनिया यूट्रिकुलेरिया एवं अन्य कीटभक्षी पादप के उदाहरण है। आगे बोल रहा है ग्वार पाठा और नागफनी की पत्तियां कांटा के रूप में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, बोल रहा है ग्वार पाठा और नागफनी की पत्तियां कांटा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती शोषण करते हैं। पादपों के सभी भाग जो है ना जैसे मूल, तना, पत्ती शोषण करते हैं। पादप में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में क्या होती है, सबसे अधिक होती है। हरे रंग के प्रकाश में सबसे क्या होता है, कम होता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग में सबसे अधिक होता है, तो क्या होगा, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, जबकि हरे रंग के प्रकाश में ना सबसे कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 69। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, कौन नहीं था, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर बी है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। एक जो था ना चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, लेकिन था क्या क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया था, ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक अधिकार का आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, ये अंग था। आगे दिया हुआ है कि ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत के निवास की स्वतंत्रता दे दी थी, ये अंग था। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी, ये अंग था। चीन के साथ से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा था, ये अंग भी था। आगे बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यह शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। ठीक है, आगे बोल रहा है 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कंपनी के अधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। तो यह चार्टर अधिनियम किस लिए पारित किया गया था, तो क्या होगा, चार्टर अधिनियम हाँ, जो चार्टर 1813 का जो चार्टर अधिनियम था ना, ये कंपनी के अधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। आगे बोला इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो है ना 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा
1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ना कंपनी के अधिकार पत्र को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों के लिए जो है ना बढ़ा दिया गया था। आगे बोल रहा है ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा ना, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा दिया गया था। आगे बोल रहा है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार एकाधिकार को बनाए रखा था। किस अधिनियम में हुआ था? ये हुआ था 1813 का चार्टर अधिनियम में हुआ था। क्या हुआ था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार एकाधिकार को क्या किया? बनाए रखा गया। ठीक है। आगे बोल रहा है कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा ना कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। और 1813 के अधिनियम के 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही पहली बार जो है ना भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से क्या किया गया था? परिभाषित किया गया था। तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा हुआ था ना, पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से क्या किया था? परिभाषित किया गया था। आगे बोल रहा है कि चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और इसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने लगे थे। तो पूछेगा ना क्वेश्चन कि किस अधिनियम के द्वारा व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा इससे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने ही थे? कौन सा अधिनियम था? हाँ, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही जो किया गया था। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया और तथा इसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए। बोल रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना किलोमीटर? बताइए। 9.46 हाँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में बोलेगा तो 9.46 10⁻15 मीटर हो जाएगा, अगर मीटर में बात करेगा तो। अगर यहाँ किलोमीटर रहेगा तो 10⁻12 होगा, अगर मीटर रहेगा 10⁻15 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। आगे दिया एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। हाँ, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। आगे है प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका दूरी मापने की इकाई है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। आगे बोल रहा है एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगर मीटर का बात करेगा तो 10 क्या होगा? 15 मीटर होगा। अगर किलोमीटर का बात करेगा 10 क्या होगा? 12 किलोमीटर होगा। आगे बोल रहा है एक खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। तो एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है। आगे बोल रहा है खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है ना वो पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितना मीटर या प्रकाश वर्ष होता है? तो क्या होगा? 10 के पावर 16 मीटर या 3.2। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो एक पारसेक बराबर होता है ना 3 गुना 10⁻16 मीटर या तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पारसेक जो है ना खगोलीय दूरी पूछेगा कि पारसेक किसका इकाई है? तो खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को ना पारसेक कहते हैं। एक पारसेक बराबर होता है 3 गुना 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और खगोलीय दूरी की मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। बोल रहा है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक के में शामिल होता है? कौन सा नियम? 71 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? का तीसरा नियम जो रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। हाँ, तो निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो क्या होगा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। गैलीलियो एवं न्यूटन महोदय ने सर्वप्रथम वस्तुओं गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन पूछेगा सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, गैलीलियो ने। आगे बोल रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। किस नियम, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? तो क्या होगा? एक्शन रिएक्शन
न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और तृतीय नियमानुसार ही रॉकेट की गति में उससे उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। तो बोल रहा है ना कि न्यूटन के तृतीय नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और तृतीय नियमानुसार ही रॉकेट की गति भी उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। आगे बोल रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम को ना बल की परिभाषा होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या होती है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। ये सब जो है ना क्वेश्चन जो है ना 64 सीट में जो मेंस एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है? बल का व्यंजक या सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। प्रथम नियम से बल का परिभाषा और दूसरा से नियम से बल का व्यंजक। और न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के सम्मिलित प्रभावों से संवेग संरक्षण नियम पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो पहला नियम से बल की परिभाषा और दूसरा नियम से बल का व्यंजक। और न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम से क्या होता है? सम्मिलित प्रभावों से संवेग संरक्षण के नियम प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि न्यूटन का तृतीय गति नियम, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलेगा ना कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगता है, कौन सा क्रिया है? न्यूटन के तीसरा नियम पे काम करता है, ठीक है। बंदूक से गोली चलाने पे ना चलाने वाले पीछे की ओर धक्का देता है, न्यूटन गति तीसरे नियम पे काम करता है। नाव से किनारे पे कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, कौन सा नियम पे काम करता है? न्यूटन का तृतीय नियम पे। और रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम का पालन होता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन होता है। आगे बोले न्यूटन का गति नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को क्या किया? प्रतिपादित किया। 1687 में न्यूटन किया था। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसी की वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। यह किस नियम का थी है? तो न्यूटन का गति नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को न्यूटन गति नियम बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आगे बोल रहा है प्रथम नियम को ना गैलीलियो का, इसको प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। बताइएगा न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो क्या होगा? प्रथम नियम को बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि यही प्रथम नियम था। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। भैया जड़त्व किसको बोलेंगे? जड़त्व बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। हाँ, तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ना जड़त्व कहते हैं, याद रखिएगा। तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का द्वितीय गति नियम बोल रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल की क्या होती है? समानुपाती होती है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। एवं संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। और अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु त्वरण m हो तो न्यूटन गति के दूसरे नियम F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम का बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है? बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। अभी पढ़े थे ना ऊपर। आगे दिया कि प्रथम नियम, नोट में दिया प्रथम नियम दूसरे का ही अंग है, ठीक है। तो न्यूटन का प्रथम नियम है ना, वो दूसरे नियम का ही अंग है। आगे बोल रहा जड़त्व के कुछ उदाहरण दिया हुआ है। कौन सा उदाहरण है? किस नियम पे उदाहरण है मतलब दिया हुआ है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, किस नियम का उदाहरण है? तो जड़त्व का उदाहरण है ना, जड़त्व का, याद रखिएगा। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकते हैं, किस नियम पे है? जड़त्व के कारण ही होता है ना। अब बताइएगा जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को बोलते हैं? जड़त्व का नियम, हाँ, प्रथम नियम पे। तैयार रखिएगा ना कि क्वेश्चन दे देगा ना कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ये न्यूटन के किस नियम पे काम करता है? न्यूटन के प्रथम नियम पर, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में रहेगा जड़त्व के अनुसार तो जड़त्व होगा आंसर, ठीक है। और दूसरा चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ही होता है, ठीक है। इसी या तो जड़त्व के कारण होता है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर उसमें धूल निकलता है, किस नियम पे आधारित है? तो प्रथम नियम पे, न्यूटन का प्रथम नियम या तो जड़त्व के नियम पे आधारित है, ठीक है। आगे बोल रहा है संवेग मतलब मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है।
संवेग किसको बोलेंगे? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुना द्रव्यमान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और संवेग जो है ना एक सदिश राशि है, वह है ना सदिश राशि। इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है संवेग का? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का जो ऐसा ही मीटर मात्रक होता है ना वो केजी, हाँ किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। आगे बोल रहा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय को कुल संवेग नियत रहता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोल रहा है ना, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय के कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। ठीक है, आगे आइए। आगे दिया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया हुआ है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी की क्या होती है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो नियम है ना, दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल का क्या होता है? तो क्या अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन उनके बीच दूरी के वर्ग क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगा। वर्ग आएगा तो वर्ग से व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बोला यदि m1 एवं m2 द्रव्यमानों में दो कण एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होगा? G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। यहाँ G एक क्या है? सर्वात्रिक नियतांक है। इसका मान क्या था? G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। क्वेश्चन जो है ना 64 सीट में पीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 49 है, याद रखिएगा। तो यह जी यहाँ जी एक क्या है? सर्वात्रिक नियतांक है। इसका जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या है? केजी स्क्वायर होता है। यह क्या है? अदिश राशि है। और इसकी अब बीमा कितना होता है? बीमा बोलेगा तो गुरुत्वाकर्षण का बीमा m-1 L3t-2 होती है। हाँ, आगे बोल रहा है नोट में दिया हुआ है कि न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि किसने बताया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। किसने बताया था? तो न्यूटन बताया था। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण करते हैं। तो रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 72 से कल पढ़ेंगे। 71 तक आज पढ़ लिए, 72 नंबर क्वेश्चन से कल पढ़ेंगे।